Hello and welcome. I am Dr. Rohitashra Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain different types of monosaccharides. Monosaccharides are divided into following four categories. Monosaccharides को निम्न चार श्रेणियों में विभक्त किया जाता है. फर्स्ट न्यूट्रल मोनोसैकेराइड्स, सेकंड ओसामिन्स, थर्ड यूरोनिक एसिड्स एंड फोर्थ सियालिक एसिड्स. Neutral monosaccharides are normal monosaccharides which we have already discussed, which only contain hydroxyl group as a functional group besides aldehyde and ketone group. उदासीन मोनोसैकेराइड या न्यूट्रल मोनोसैकेराइड वो मोनोसैकेराइड हैं जिनके बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं. ये वो मोनोसैकेराइड होते हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त केवल हाइड्रोक्सिल समूह ही उपस्थित होते हैं. सेकेंड कैटेगरी इज ओसामिन्स. दीज कंटेन एन अमीनो ग्रुप इन एडिशन टू हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप. ओसामिन ऐसे मोनोसैकेराइड हैं जिनमें एल्डिहाइड, कीटोन और हाइड्रोक्सिल समूह के अतिरिक्त एक अमीनो समूह भी उपस्थित होता है. यूरोनिक एसिड्स, as the name indicates, these contain an acid group. These are acids. यूरोनिक अम्ल जैसा कि नाम है, इनमें एक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है, अर्थात यह अम्ल होते हैं. These contain कार्बोक्सिल ग्रुप besides हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप. एल्डिहाइड, कीटोन समूह और हाइड्रोक्सिल समूह के अतिरिक्त इनमें एक कार्बोक्सिलिक समूह भी उपस्थित होता है. एंड फोर्थ कैटेगरी सियालिक एसिड. चौथा समूह जो है वो सियालिक अम्ल का है. इनमें भी कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है और यह न्यूरामिनिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं. दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरामिनिक एसिड. So one by one we will discuss about all these four types of monosaccharides. The first category, neutral monosaccharides and their deoxy derivatives. उदासीन मोनोसैकेराइड तथा उनके डीऑक्सी व्युत्पन्न, अर्थात इनमें किसी हाइड्रोक्सिल समूह में एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड होता है, अतः इनको डीऑक्सी डेरिवेटिव कहा जाता है और इनको भी न्यूट्रल मोनोसैकेराइड्स या उदासीन मोनोसैकेराइड्स में ही सम्मिलित किया जाता है. तो these include monosaccharides which possess only alcoholic groups in addition to the aldehyde और कीटोन ग्रुप. इस समूह में उन मोनोसैकेराइड्स को सम्मिलित किया जाता है जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह के अतिरिक्त केवल अल्कोहलिक समूह ही पाया जाता है या हाइड्रोक्सिल समूह ही पाया जाता है. So we have already studied about these monosaccharides. इन मोनोसैकेराइड्स के बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं. डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज एंड अदर हेक्सोजेज और पेंटोजेज और टेट्रोजेज आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स. तो डी ग्लूकोज, गैलेक्टोज तथा अन्य सभी हेक्सोजेज, पेंटोजेज, टेट्रोजेज जिनके बारे में हमने पूर्व में अध्ययन किया है, वह सभी इस समूह में सम्मिलित किए जाते हैं. This group also includes the deoxy derivatives of monosaccharides that have lost one or two oxygen atoms. इस समूह में उन मोनोसैकेराइड्स को भी सम्मिलित किया जाता है जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह में से एक या दो ऑक्सीजन परमाणु कम हो जाते हैं, अर्थात किसी हाइड्रोक्सिल समूह से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है या दो हाइड्रोक्सिल समूह में से प्रत्येक में एक ऑक्सीजन परमाणु कम हो जाता है, अर्थात कुल दो ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी हो जाती है. तो इस प्रकार के मोनोसैकेराइड्स जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह से ऑक्सीजन परमाणु की हानि हो जाती है, ऑक्सीजन परमाणु हट जाता है, उनको डीऑक्सी डेरिवेटिव्स कहा जाता है या डीऑक्सी व्युत्पन्न कहा जाता है. So for example, in deoxy derivatives, the 6-deoxy aldohexoses in which terminal CH2OH group is replaced by a methyl group. तो उदाहरण के लिए 6-deoxy aldohexoses, यह deoxy derivatives का एक उदाहरण है जिसमें जो अंतस्थ CH2OH समूह होता है उसमें एक ऑक्सीजन परमाणु हट जाता है और उसके फलस्वरूप यह CH2OH समूह मिथाइल ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है. ड्यू टू लॉस ऑफ वन ऑक्सीजन एटम फ्रॉम दिस CH2OH ग्रुप, this CH2OH group is converted into methyl group by deletion of one oxygen atom.
एक ऑक्सीजन परमाणु कम होने से यहाँ पर CH2OH समूह के स्थान पर अब मिथाइल समूह आ जाता है। उदाहरण के लिए L रेमनोज तथा L फ्यूकोज। L रेमनोज that is it is C6-deoxy L mannose and L fucose that is it is 6-deoxy L galactose। तात्पर्य है कि L रेमनोज का निर्माण L mannose से होता है और L fucose का निर्माण L galactose से होता है। So this is structure of L remanose in which the CH2OH group at carbon number 6 is replaced by CH3 group और methyl group। तो यह L remanose को प्रदर्शित किया गया है पहले चित्र के अंदर, जिसमें कार्बन नंबर 6 पर जो CH2OH समूह होता है वहां से एक ऑक्सीजन परमाणु कम हो जाता है और यह मिथाइल समूह में परिवर्तित हो जाता है एंड हेंस द केमिकल नेम 6-deoxy L mannose। L mannose में कार्बन परमाणु क्रमांक 6 पर एक ऑक्सीजन परमाणु कम हो जाता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ L mannose। यह L mannose की संरचना है, L remanose की संरचना है। एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हेन एनेंशियोमर इज ऑफ L टाइप, जब L प्रकार का एनेंशियोमर होता है तो उसमें जो ऑक्साइड ब्रिज होता है वह बाईं ओर निर्मित होता है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल समूह जो D और L का निर्धारण करता है वह लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है और इस कारण से इसकी संरचना जब हावर्थ स्वरूप में प्रदर्शित की जाती है तो कार्बन श्रृंखला के बाईं ओर जो सब्स्टिट्यूएंट्स उपस्थित होते हैं उनको पायरेनोज वलय के नीचे की ओर प्रदर्शित किया जाता है और जो दाईं ओर सब्स्टिट्यूएंट्स उपस्थित होते हैं उनको ऊपर की ओर प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जो डी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके विपरीत सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन इसमें प्रदर्शित की जाती है। तो दिस इज L remanose and as we have discussed earlier that in L enantiomers oxide bridge is formed on the left side of the carbon chain because of presence of hydroxyl group on the left side, that is the hydroxyl group which participate in formation of oxide bridge is present on the left side, and in this case the substituents which are present on the left of the carbon chain are presented in downward direction and those which are present in right hand side are presented in upward direction. Similarly in L type, in D type we have already discussed that the carbon atom which does not participate in the formation of ring is shown in upward direction if it is D enantiomer। यदि यह D प्रकार का enantiomer होता है तो वह कार्बन परमाणु जो वलय के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसको ऊपर की दिशा में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यदि एनेंशियोमर L प्रकार का है तो उस स्थिति के अंदर वह कार्बन परमाणु जो वलय के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे नीचे की ओर प्रदर्शित किया जाता है। तो दैट कार्बन एटम which does not participate in formation of the ring will be shown in downward direction in L types। So these are some properties or some assumptions which we follow during representation of L form। तो L स्वरूप को प्रदर्शित करते समय इन नियमों को ध्यान में रखा जाता है। Then second figure represents L fucose। यह जो दूसरा चित्र है वह L fucose की संरचना को प्रदर्शित करता है, अर्थात 6-deoxy L galactose जिसका रासायनिक नाम है। तो केमिकली इट इज 6-deoxy L galactose commonly known as L fucose। सामान्य रूप से इसको L fucose कहा जाता है। तो इसमें भी वही एक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन नंबर 6 पे कम हो जाता है, उसके फलस्वरूप CH2OH समूह जो है वह मिथाइल समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो चूंकि यह L प्रकार है तो इसमें कार्बन परमाणु क्रमांक 2 और कार्बन परमाणु क्रमांक 3 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह नीचे की ओर प्रदर्शित किए जाते हैं। इसी प्रकार से चूंकि यह गैलेक्टोज से डिराइव होता है यानी L फ्यूकोज गैलेक्टोज से भी उत्पन्न है तो इसमें कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह नीचे की ओर प्रदर्शित किए जाते हैं क्योंकि यह L प्रकार है। यदि D प्रकार होता तो D प्रकार में मैनोज में यह दोनों हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन नंबर 2 और 3 पर यह ऊपर की ओर प्रदर्शित किए जाते हैं। इसी प्रकार से D गैलेक्टोज में चूंकि वह D टाइप होता है तो उसमें कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह ऊपर की ओर प्रदर्शित किए जाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों ही L प्रकार है अतः यह हाइड्रोक्सिल समूह मैनोज में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर उपस्थित
गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 3 और 4 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह इनको नीचे की ओर प्रदर्शित किया जाता है. So these are two important examples of deoxy derivatives. Now other example or other important example of deoxy derivatives is deoxyaldopentoses. इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण उदाहरण जो deoxy derivatives का है वह deoxyaldopentoses है. For example 2-deoxy D-ribose, that is the deoxyribose sugar present in DNA. DNA में जो deoxyribose शर्करा पाई जाती है वह भी वस्तुतः एक deoxy डेरिवेटिव है जिसमें राइबोस शर्करा यानी इस पेंटोस शर्करा के कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है उसमें एक ऑक्सीजन एटम कम हो जाता है और डीऑक्सीराइबोस का निर्माण होता है. इन दिस शुगर दैट इज राइबोस और पेंटोस शुगर द ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 इज लॉस्ट एंड 2-deoxy D-ribose is formed or deoxyribose sugar is formed. So as we can see in this figure, this is the structure of normal ribose where hydroxyl groups are present at both carbon number 2 and carbon number 3. In 2-deoxy D-ribose, that is deoxyribose, it is deoxy derivative and oxygen atom is lost at carbon number 2. So this is carbon number 2. ऑक्सीजन एटम फ्रॉम दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लॉस्ट. यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित था उससे ऑक्सीजन परमाणु हट जाता है या निकल जाता है और इस प्रकार से यह जो शर्करा निर्मित होती है यह है डीऑक्सीराइबोस शर्करा या 2-deoxy D-ribose शर्करा. So this is formed from D-ribose by simple replacement of hydroxyl group of carbon 2 by a hydrogen atom. Another example is 2,3-deoxy D-ribose which is also derived from D-ribose. इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण है 2,3-deoxy D-ribose. यह भी D-ribose से ही उत्पन्न होती है by replacement of hydroxyl group both at carbon number 2 and carbon number 3 by a hydrogen atom. तो इसका निर्माण कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दोनों ही स्थानों पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह में से ऑक्सीजन परमाणु के निकल जाने के कारण होता है. तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कार्बन नंबर 2 पर भी अब हाइड्रोक्सिल समूह में से ऑक्सीजन निकलने से यहाँ केवल हाइड्रोजन बच जाता है और कार्बन नंबर 3 पर भी हाइड्रोक्सिल समूह में से ऑक्सीजन परमाणु निकल जाने के कारण हाइड्रोजन बच जाता है. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 2,3-deoxy D-ribose which is also derived from D-ribose. Although this sugar that is 2,3-deoxy D-ribose is not found naturally, यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है but it can be artificially prepared. इसका कृत्रिम रूप से निर्माण किया जाता है and it can be used effectively as an analytical tool in DNA sequencing as it does not allow extension of DNA chain due to lack of 3-hydroxyl group in it. तो इसका उपयोग DNA अनुक्रमण में किया जाता है या DNA sequencing में किया जाता है एक विश्लेषणात्मक औजार के रूप में, एक एनालिटिकल टूल के रूप में. तो चूंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल समूह अनुपस्थित होता है, केवल हाइड्रोजन ही उपस्थित होती है, इस कारण से यह हाइड्रोक्सिल समूह दो शर्कराओं को जोड़ने वाले एस्टर बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता. तो विच वी नो दैट एस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 5 of one sugar molecule and carbon number 3 of another sugar molecule. जो एस्टर बॉन्ड डीएनए में निर्मित होता है वह कार्बन नंबर 3 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह और कार्बन नंबर 5 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के बीच में बंध के निर्माण से होता है. तो अब यदि कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होगा तो यह एस्टर बॉन्ड का निर्माण भी नहीं हो पाएगा. As hydroxyl समूह is absent at carbon number 3, so ester bond formation will not take place and as a result the extension of DNA chain will stop here. और इस कारण से इस स्थान पर DNA के निर्माण के समय श्रृंखला का एक्सटेंशन नहीं होगा या दीर्घीकरण नहीं होगा, या दूसरे शब्दों में DNA का निर्माण यहाँ पे रुक जाएगा. DNA synthesis will stop at this place and this feature is used in DNA sequencing. और इस गुण का उपयोग DNA अनुक्रमण या DNA sequencing में किया जाता है. Second type of monosaccharides are osamines. These are derived from neutral monosaccharides by the replacement of a hydroxyl group, generally the one carried by carbon 2 by an amino group.
तो यह वह मोनोसेकेराइड है या यह उदासीन मोनोसेकेराइड से ही व्युत्पन्न होते हैं जिनमें एक हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन अमीनो समूह के द्वारा हो जाता है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप एंड यूजुअली दिस रिप्लेसमेंट टेक्स प्लेस एट कार्बन नंबर 2, अर्थात कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह अमीनो समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है. So as we can see structures of these osamines, this is first one alpha D glucosamine. यह ग्लूकोज से व्युत्पन्न है. तो ग्लूकोज, this is structure of glucose. Only difference is in glucose at this place one hydroxyl group is present, and in glucosamine this hydroxyl group is replaced by amino group. So glucose is converted into glucosamine. Replacement of hydroxyl group at carbon number 2 by amino group. Similarly, this is structure of galactosamine. Here, as we know in galactose, the hydroxyl group at carbon number 3 and carbon number 4 are present on the left of the chain, and that therefore in ring structure these are shown in upward direction. So this is structure of galactose, and it is converted into galactosamine by replacement of hydroxyl group present at carbon number 2 by amino group. यहाँ galactose में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, लेकिन गैलेक्टोसामीन में हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन अमीनो समूह के द्वारा हो जाता है. इसी प्रकार से इस चित्र के अंदर अल्फा डी मैनोसामीन को प्रदर्शित किया गया है. अर्थात मैनोज शर्करा में यही क्रिया जब होती है, अर्थात कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है यह अमीनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है. तो मैनोज से मैनोसामीन का निर्माण हो जाता है. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी मैनोसामीन. नाउ द अमीनो ग्रुप may be acetylated to produce N-acetyl derivatives. इन ओसामीन्स के अंदर यह भी हो सकता है कि अमीनो समूह का एसिटाइलेशन हो जाए, अर्थात उसके साथ एक एसिटिक अम्ल का अणु आकर जुड़ जाए और उसके फलस्वरूप N-acetyl व्युत्पन्न निर्मित होते हैं. उदाहरण के लिए यदि ग्लूकोसामीन में अमीनो समूह के साथ एक एसिटिक अम्ल जुड़ जाए तो उससे निर्माण होता है N-acetyl ग्लूकोसामीन का, जो कि इस चित्र में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है. पहले यहाँ अमीनो समूह था, इस अमीनो समूह के साथ एक एसिटिक एसिड का अणु आकर के जुड़ जाता है. वन एसिटिक एसिड रेजिड्यू अटैचेस टू अमीनो ग्रुप. सो glucosamine is converted into N-acetyl glucosamine. So this is the structure of N-acetyl glucosamine where acetylation of amino group has taken place. जहां पर यहाँ उपस्थित अमीनो समूह का एसिटाइलेशन हो जाता है, एसिटिक अम्ल का एक अणु आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है. In one more type, muramic acid is also example of N-osamine. म्यूरामिक अम्ल भी ओसामीन का ही एक प्रकार है या उदाहरण है. इसमें कार्बन नंबर 3 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है उससे एक लैक्टिक अम्ल का अणु आकर के जुड़ जाता है, CH3 CH OH COH. तो यह एक लैक्टिक अम्ल का अणु है जो कार्बन नंबर 3 पर आकर के जुड़ जाता है. CH के साथ जो हाइड्रोक्सिल, इस कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है और यह जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, इनके आपस में क्रिया करने से एक जल का अणु मुक्त हो जाता है और यह कार्बन इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ जाता है. तो शेष संरचना जो है वह ग्लूकोज के समान ही है, अर्थात जो ग्लूकोसामीन का अणु होता है, ग्लूकोसामीन के अणु में कार्बन नंबर 3 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है उससे एक लैक्टिक अम्ल अणु आकर के जुड़ जाता है. इन ग्लूकोसामीन द hydroxyl one lactic acid residue attaches to hydroxyl group present at carbon number 3 and the resultant molecule is muramic acid. म्यूरामिक अम्ल भी एसिटाइलेटेड हो सकता है, जैसा कि इस चित्र के अंदर प्रदर्शित किया गया है. यह कार्बन नंबर 2 पर अमीनो समूह जो एसिटिक अम्ल के अणु के साथ जुड़ जाता है, और जैसा म्यूरामिक अम्ल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कार्बन नंबर 3 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसके साथ लैक्टिक अम्ल का अणु आकर के जुड़ जाता है. तो जब म्यूरामिक एसिड में कार्बन नंबर 2 पर उपस्थित अमीनो समूह का एसिटाइलेशन हो जाता है तो हमें प्राप्त होता है N-acetyl muramic acid. So N-acetyl muramic acid is obtained when the amino group present in muramic acid is acetylated.
So it gives rise to N-acetylmuramic acid. So acetyl group is present attached to this nitrogen, that is with amino group, and lactic acid residue is present attached to oxygen at carbon number 3. Now third type of monosaccharides are uronic acids. तीसरे प्रकार के जो monosaccharides हैं उनको uronic अम्ल कहा जाता है. These are derived from aldoses by oxidation of primary alcohol group into a carboxylic group. इनका निर्माण तब होता है जब एल्डोजेज में जो प्राथमिक अल्कोहल समूह होता है अर्थात कार्बन नंबर 6 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है वह कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है. इस अंतरक्रिया में जो कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड कार्बन होता है वह वैसे ही बना रहता है. तो फॉर एग्जांपल डी ग्लूकुरोनिक एसिड, also called as glycuronic acid, is one of the most widely distributed uronic acid found in various polysaccharides. यह सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला यूरोनिक एसिड है डी ग्लूकुरोनिक एसिड, जो कि अनेक प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स में उपस्थित होता है. तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकुरोनिक एसिड. ग्लूकुरोनिक एसिड में जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है अर्थात कार्बन नंबर 6 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप में यह परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पर COOH समूह आ जाता है. तो यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप के आ जाने से यह जो मॉलिक्यूल है यानी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वह ग्लूकुरोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि सबसे कॉमन प्रकार का यूरोनिक एसिड है. So this is the most common type of uronic acid in which primary alcohol group at terminal carbon is converted into carboxyl group or it is oxidized to a carboxyl group. यहाँ पर जो प्राथमिक अल्कोहल होता है वह ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर. Then hexonic acids can also be formed when oxidation of carbon 1 of glucose takes place and it is converted into carboxylic group. इसी प्रकार से हेक्सोनिक अम्लों का निर्माण होता है जब कार्बन नंबर 1 पर ऑक्सीकरण होता है और यह कार्बन नंबर 1 पर ऑक्सीकरण होने से जो एल्डिहाइड समूह है वह कार्बोक्सिल समूह में परिवर्तित हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोनिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्सोनिक एसिड. तो एल्डिहाइड ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1 इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिल ग्रुप. कार्बन नंबर 1 पर जो एल्डिहाइड समूह होता है वह कार्बोक्सिल समूह में परिवर्तित हो जाता है. उससे हेक्सोनिक अम्ल का निर्माण होता है. जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है वह ग्लूकोनिक एसिड अर्थात ग्लूकोज में जब यह क्रिया होती है तो ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है. तो यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि यदि प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप जो कार्बन टर्मिनल कार्बन पर उपस्थित होता है उसका यदि ऑक्सीकरण होगा तो यूरोनिक एसिड का निर्माण होगा, और यदि एल्डिहाइड समूह जो है वह कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीकृत हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर हेक्सोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसे ओनिक एसिड सफिक्स से लिखा जाता है, सफिक्स के साथ या प्रत्यय के साथ लिखा जाता है. और यदि यह यूरोनिक एसिड है तो सफिक्स जो है वह यूरोनिक अम्ल होता है. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. द फोर्थ टाइप दैट इज सियालिक एसिड दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. 3 प्रकार के मोनोसैकेराइड्स के बारे में इस प्रस्तुतिकरण में मैंने बात की है. चौथा जो प्रकार है यानी सियालिक अम्ल उसके बारे में मैं अगले प्रस्तुतिकरण में बताऊंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.